कोशिश करिएगा आप। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड टुडे इज अवर 34th लेक्चर एंड वी होप कि इससे पहले के जो लेक्चर हैं उनके सारे नोट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड हैं एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी हैं। यस सर। तो हम लोग पॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। पॉल्यूशन के अंदर हमने एयर पॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर एयर पॉल्यूशन हम लोगों ने उसके बाद वाटर पॉल्यूशन को भी खत्म कर लिया था एंड आज हम लोग बाकी के सारे पॉल्यूशन को जो है वो कवर अप करेंगे। तो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपको अपने साथ एक रफ कॉपी रखनी है जिसके अंदर मैं जो जो चीजें बताता जाऊँ उन सभी को क्लास के अंदर ही याद करते हुए जाना है। तो आई होप आप सब लोग वो रफ कॉपी जो है वो साथ में लेकर के ही जो बैठे होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद नॉइस पॉल्यूशन। सर नॉइस पॉल्यूशन, हाँ सबसे पहले नॉइस पॉल्यूशन। सर ये पॉल्यूशन ना जिंदगी में हमारे बहुत सारा है। तुम्हारे, हाँ सर देखो ना सर, सारे दिन हमारे घर में ना सब चिखम चिल्ली मची रहती है। हाँ, तो वो जो चिखम चिल्ली होती है उसी को नॉइस पॉल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होगा, एक डिफाइंड मतलब बार बार जब आप कंटिन्यूअसली एक एलिवेटेड साउंड से आप एक्सपोज रहो तो उसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। अब ये एलिवेटेड साउंड कितनी होती है ना। आपने किसी ने बोल तो दिया कि तुम क्यों चीख रहे हो, बहुत तेज आवाज है, और वो सामने वाला बोले भाई मैं कहाँ चीख रहा हूँ, मैं तो इतना ही धीरे ऐसे ही बोलता हूँ हमेशा। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये भी चीख लग रही है ना। आपने टीवी के अंदर देखा होगा कई बार, आप लोग टीवी का वॉल्यूम रखते हो 10 के ऊपर, घर वाले बोलते हैं इतनी तेज की टीवी क्यों रख रखी है, एक पे रख करके सुनो ना इसको। अब एक पे आपको आवाज ही नहीं आती और इनको जो है 10 ना, आपको 10 पे सिर्फ आवाज आती है, उनको वो क्या लगता है, उनको वो तेज लगता है। तो सबने ऐसे कहा कि भैया ऐसे तो नॉइस पॉल्यूशन को हम कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको डिफाइन करना जरूरी है कि नॉइस हम किसको बोलेंगे नॉइस, वरना तो कोई भी किसी की भी शिकायत कर देता था। ये सर। तो सबसे पहले इसकी यूनिट डिसाइड करी गई कि यूनिट कितनी होगी इसकी। तो डेसिबल्स के अंदर जो है इसकी यूनिट आपके पास यहाँ पे रखी जाती है। डेसिबल्स में जो है ये आपके पास यहाँ पे मेजर जो है वो किया जाता है। उसके बाद सर कितना होगा, WHO ने नॉइस के लेवल्स डिसाइड किए हैं कि अगर दिन में 40 डीबी, डीबी का मतलब डेसिबल, अगर 40 डीबी से ज्यादा का अगर आवाज हुआ तो आप उसको नॉइस में कहने में कंसिडर करोगे, और नाइट में अगर 35 डीबी से अगर ज्यादा का शोर हुआ तो फिर आप उसको जो है वो नॉइस में कंसिडर करोगे। क्लियर सभी को। हाउ एवर ह्यूमन ईयर्स जो है आपके पास है, आपके कान 85 डीबी तक के साउंड जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। यस, ह्यूमंस जो है वो 85 डीबी तक के साउंड को टॉलरेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। यस, आर वी गुड टू गो विद दिस। ये 3 पॉइंट्स याद करने हैं नॉइस में सर, इससे ज्यादा कुछ ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यूपीएससी क्या पूछेगा, यूपीएससी हद से ज्यादा 1 और 2 ये 3 स्टेटमेंट्स पूछ लेगा बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा यूपीएससी आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा। क्लियर यहाँ तक। यस, समझ आया योगेंद्र, याद हो जाएगा। दिन में 45, रात में 35, टोटल कितना हुआ 85। सर टोटल 85 नहीं 80 हुआ, अरे तो 5 खुद से जोड़ लेना। यस सर, इतना जो है हम सहन कर सकते हैं। क्लियर। यस, ये जो है वो याद होना चाहिए। तो आज हम एक एक करके सारे पॉल्यूशन को खत्म करेंगे ना, तो इस तरीके से नॉइज पॉल्यूशन खत्म हो गया। तो नॉइज पॉल्यूशन खत्म हो गया, हाँ नॉइज पॉल्यूशन खत्म हो गया। इससे ज्यादा नॉइज मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हारे कानों में हो मेरी तरफ से। यस, नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडी सब लोग। यस, चलो सर। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी नेचुरल रेडिएशन अपने लेवल से एक्सीड कर जाता है, अपने लेवल से एक्सीड कर जाता है, तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है आप लोग को यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कब कब हो सकता है, अगर मान लो किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंटल लीकेज हो आपके पास, ठीक है, किसी तरह का कोई सेफ डिस्पोजल करना था मगर वो नहीं हो पाया आपके पास, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग करी जाती है, उनके एक्सप्लोजन होते हैं, वहां से भी आपके पास रेडिएशन जो है वो निकल जाते हैं। यूरेनियम की माइनिंग करी जाती है, माइनिंग के टाइम में भी कई बार आपके पास यहाँ पे जो है वो रेडिएशन निकल जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी, हाँ सर, एक्सरे कराते रहते हैं लोग, कीमोथेरेपी कराते रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में भी सीटी स्कैन वगैरह कराते रहते हैं, तो उस टाइम में भी आपके पास यहाँ पे क्या होती है, आपके पास आती है रेडिएशन। तो सर रेडिएशन तो मतलब खराब है, तो फिर क्यों एक्सरे वगैरह किया जाता है। एक्सरे वगैरह जब किया जाता है तब आपको लिमिटेड रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है। क्या किया जाता है, आपको लिमिटेड रेडिएशन से जो है एक्सपोज किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको जो है पूरा रेडिएशन के सामने जो है वो झोंके दिया, ये नहीं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन से जो है वो आपके पास यहाँ पे एक्सपोज किया जाता है। तो सर एक्सीडेंटल लीकेज होता है, हाँ होता है ना। देखो 3 माइल आइलैंड के अंदर क्या हुआ था, टर्नोबिल आपने देखा है, फुकुशिमा, हाँ सर इसको तो हमें अभी थोड़ी थोड़ी दिनों बाद देखा ही था, थोड़े दिनों पहले देखा ही था। यस सर, तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। हाँ सर, तीनों के तीनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे रेडिएशन लॉसेस के बारे में पूछा गया, रेडिएशन पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया, तो देने के लिए आपको एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना। एंड ये जो 3 माइल आइलैंड है ना, 3 माइल आइलैंड, हाँ सर ये न्यूज में भी है,
थ्री माइल आइलैंड आपके पास यहाँ पे न्यूज में भी रहता है। क्यों सर? इसको वापस से रीओपन करने की बात चल रही है। ठीक है, इसको फिर से रीओपन जो है वो करने की बात चल रही है, इसलिए ये आपके पास यहाँ पे न्यूज में रहता भी है। यस। तो थ्री माइल्स आइलैंड है, चर्नोबिल है, फुकुशिमा है। सर चर्नोबिल भी तो थोड़े दिनों पहले न्यूज में था। हाँ सर, सर कहाँ पे था ये न्यूज में? सर हमने ना एक कैरेक्टर का नाम सुना था सर, मनी ही हम देख रहे थे उसमें सर। अरे फालतू की चीजें याद मत किया करो। हाँ सर, वो उसको करंट अफेयर नहीं कहते हैं। अच्छा सर, फिर ठीक है सर। यस। पता चला उसने देख के आया वहाँ पे, करंट अफेयर हो गया सर, यूपीएससी पूछ लेगा सर। चलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस, एम आई ऑडिबल? चलो, गुड वन। यस। तो चेर्नोबिल, थ्री माइल आइलैंड एंड फुकुशिमा नाम आएगा तो क्या बोलोगे? रेडिएशन, 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 रेडिएशन पॉल्यूशन हुआ है। कौन सा पॉल्यूशन? रेडिएशन पॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे। है ना, कई बार एग्जाम्पल देकर के आपसे यूपीएससी उल्टा भी पूछ सकता है कि थ्री माइल आइलैंड के अंदर क्या हुआ था। थ्री माइल आइलैंड के अंदर जो है वो क्या हुआ था। यस सर। तो कभी भी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट नो इट कि थ्री माइल आइलैंड है, चर्नोबिल है, फुकुशिमा है, यहाँ पर क्या हुआ था आपके पास? रेडिएशन लॉसेस हुआ। जैसे फुकुशिमा को लेकर के याद आ रहा है कि सर आर्क रिएक्टर थे, उनमें कूलिंग पैनल थे, कूलिंग पैनल खराब हो गया था, हीटअप हो गया था। यस। ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको समझते हैं। तो देखो क्या होता है आपके पास यहाँ पे, वेव्स, रेडिएशन जो होती है ना, देखो यहाँ यहाँ पे समझना, रेडिएशन जो आपके पास यहाँ पे होती है ना, रेडिएशन, हाँ सर, रेडिएशन जो आपके पास होती है ना, प्लीज समझना ना, थोड़ा सा साइंटिफिक है, तो मैं इसको कहाँ समझाऊं? चलो यहाँ समझाता हूँ। यहाँ है क्या ब्लैक पेन? बिल्कुल व्हाइट पेज चाहिए मुझे, नहीं है। चलो मैं यहाँ समझाता हूँ, दिस इज अ क्लीन पेज, थोड़ा सा क्लीन है, यहाँ समझते हैं। तो रेडिएशन जो होती है ना आपके पास, वो वेव्स होती हैं एक्चुअली। क्या होती है सर? वेव्स होती हैं एक्चुअली। तो अगर हम लोग वेव्स को समझें तो वो वेव्स कैसे होती हैं सर? वेव्स होती हैं ऐसे, 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 ऐसे। सर ये क्या हो गया? तो सही से बना दो इसको। हाँ, तो वेव्स जो होती हैं वो आपके पास यहीं पे समझ रहा है, दिस इज मोर क्लियर। वेव्स जो आपके पास होती हैं, ये वो होती हैं आपके पास ऐसे, ऐसे, ऐसे करके, फिर ऐसे, 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 इस तरीके से जो है आपको वेव्स आपको हमेशा मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर और ज्यादा नजदीक आती जाएगी। ये होती है। सर ये सब क्या हो रहा है? ये मैंने आपको एक वेव दिखाई है, और ये जो आपके पास ये हुआ ना, ये पैटर्न जिसको ये खुद को रिपीट करता है, यहाँ से हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ये वेव खुद को रिपीट कर रही है। और जैसे ही आपको टाइम पता चलता है, तो जो वन अपॉन टी होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहीं से हमको वेव की फ्रीक्वेंसी भी पता चलती है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी पता चलेगी तो हम लोग वहां से उसकी वेव लेंथ भी जो है वो लोग निकाल सकते हैं। ये सारा साइंटिफिक पार्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। क्या होता है? साइंटिफिक पार्ट आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है सर, फिर क्या हुआ सर? अब देखो ये जो वेव है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की वेव होगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की वेव जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अगर कम टाइम पीरियड में, ठीक है, अगर कम टाइम में ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर उसकी हाई है, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपके पास? तो फिर उस वेव को बोलते हैं आयनाइजिंग वेव। तो ये जो इतना सारा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं आयनाइजिंग वेव। ठीक है, ये आपके पास होती है आयनाइजिंग। और इसके बाद ये जितनी भी आपके पास बचती है, इसको हम बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, नॉन आयनाइजिंग वेव जो है आपके पास यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है सर। तो सर ये आयनाइजिंग वेव, नॉन आयनाइजिंग वेव, ये सब कहाँ पे काम आती है? ये सब आपके पास अलग अलग, हर फ्रीक्वेंसी की अपने पास अलग अलग यूटिलिटी आपके पास यहाँ पे होती है। जैसे कि जो आपके पास आयनाइजिंग वेव होती है, वो आपके पास एक्सरे ले लो, ठीक है, रेडियो एक्टिव, है ना, सोर्सेज वगैरह ले लो, उनसे आपके पास आती है। उससे ज्यादा आप थोड़ा सा इधर की तरफ निकलते हो तो ये जो आपके पास सनलाइट आती है, वो नॉन आयनाइजिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे होती है। माइक्रोवेव सैटेलाइट्स आपके पास होते हैं, उन सैटेलाइट से भी वेव्स आपके पास निकलती है, वो भी आपके पास नॉन आयनाइजिंग के अंदर होती है। फिर फोन आपके पास होता है, फोन सारे दिन आपके पास रेडिएशन निकालता रहता है। आपके टीवी में सिग्नल्स आते रहते हैं। तो हर सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी से हम उसको देखते हैं कि वो आयनाइजिंग है या फिर नॉन आयनाइजिंग है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, क्लियर। चलो सर, तो ये जो नॉन आयनाइजिंग होती है ना, हाँ सर, आपने देखा इस नॉन आयनाइजिंग के पास आप हमेशा होते हो, है ना, फोन को आप हमेशा अपने पास में रखते हो, एंड टीवी आपका हमेशा सिग्नल्स रिसीव करता ही रहता है।
तो इसका मतलब ये सब सारी कैसी होती है, ये सारी होती है लो पेनिट्रेटिव। ठीक है, लो पेनिट्रेटिव मतलब कि उसका हमारे ऊपर इतना वो वेव आएगी ना, तो हमको चीर के निकल नहीं सकती। जैसे एक्सरे तो होता है, एक्सरे अगर हमारे सामने आता है तो हमारे आर पार निकल जाता है और वो हमारे पूरी बॉडी का स्कैन कर लेता है। बट वहीं पे अगर तुम फोन से अगर करोगे तो तुम्हारा एक्सरे थोड़ी ना निकल जाएगा। यस, कि पता चला किसी को एक्सरे करना था तो टीवी का रिमोट लिया और ऐसे दबा रहा है, के लिए एक्सरे हो जा, हाँ ये तो जा ही रही है, हो जाएगा। उससे थोड़ी ना होगा। यस, उससे थोड़ी ना होगा। ये मेरे पास ये देखो, ये एसी का रिमोट है, तो इससे भी निकल तो वेव रही है। मैं इधर दबाऊंगा तो एसी तो चला जाएगा, बट अगर मैं ऐसे आपके सामने करने लगूँ तो आपका एक्सरे थोड़ी ना निकल जाएगा आपका। यस, ये चीज होती है। तो लो पेनिट्रेटिव होती है कि ये बॉडी को आर पार नहीं कर सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, लो पेनिट्रेटिव। अगर लो पेनिट्रेटिव है तो वो डैमेज करेगी क्या बॉडी को, नहीं सर, वो लेस डैमेजिंग भी होती है। कैसी होती है, लेस डैमेजिंग भी होती है। और यहाँ से ना यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछता है कि नॉन आयनाइजिंग वेव लो पेनिट्रेटिव एंड लो डैमेजिंग होती है, या हाई पेनिट्रेटिव एंड लो डैमेजिंग होती है, या हाई पेनिट्रेटिव एंड हाई डैमेजिंग होती है, कैसी होती है। तो ये समझना है। इसी की जगह जो आयनाइजिंग वेव्स होती है, जो आपके एक्सरे में काम आती है, जो आपके रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकल आती है। आप सोचो एक्सरे मशीन के साथ के आपके सामने अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह जाओगे ना, तो आपका ऐसा हो जाएगा ना कि क्या ही समझोगे। आपने वो मूवी देख रखी है फाइनल डेस्टिनेशन, जिसके अंदर रेडिएशन है ना, आईज की थेरेपी कराने के लिए एक लड़की जाती है और वहां पे वो रेडिएशन उसके सामने कंटिन्यूस आने लगती है और फिर एकदम से छेद सा पार आर पार निकल जाता है वो। यस, तो ऐसा तो आयनाइजिंग वेव के आगे आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। क्यों, क्यों, बिकॉज ये हाईली पेनिट्रेटिव होती है, हायर पेनिट्रेशन होता है इनका। एंड अगर हायर पेनिट्रेशन है तो इनसे जो डैमेज होगा वो भी कैसा होगा, हाई डैमेज जो है आपको पास यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक सभी को समझ आया कि वेव्स जो है सर, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो वो कैसी होगी, वो आयनाइजिंग वेव होती है। और अगर कम फ्रीक्वेंसी हुई तो वो कैसी होती है, कम फ्रीक्वेंसी वाली सर नॉन आयनाइजिंग वेव्स जो है वो होती है। और जो आयनाइजिंग वेव्स होती है वो कैसी होगी, वो हाई हाई पेनिट्रेशन वाली, हाई डैमेजिंग। एंड जो नॉन आयनाइजिंग होती है वो लो पेनिट्रेशन वाली, लेस डैमेजिंग वेव जो है होती है। तो ये सब कुछ ना मैंने आपके लिए यहाँ पे देखो बना के रखा है कि सर ये यहाँ वाली गामा रेज होती हैं। ठीक है, ये एक्स रेज आपके पास होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये विजिबल वेव में आपके पास आती है। फिर माइक्रोवेव आ गया, रेडियो आ गया, फिर आ गया एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वाली आ गई। क्लियर। तो ये जितनी भी सारी होगी ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजिंग वेव। और इसके बाद वाली जो बची उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन आयनाइजिंग वेव जो है आपके पास बोलते हैं। और यहाँ पे उनके यूजेस भी लिखे हुए हैं कि देखो कौन कौन कहाँ कहाँ पे आपके पास यहाँ पे काम में जो है वो आता है। फिर हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी आपके पास होती है, तो रेडिएशन जो होती है वो दो तरीके की होगी, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो हाई पेनिट्रेशन एंड मोर डैमेज करेगी, जो नॉन आयनाइजिंग है वो लो पेनिट्रेशन एंड लेस डैमेज जो है वो करती है। क्लियर, मेरे सुंदर से नोट्स अच्छे लगे आपको। यस, कितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए मैंने। क्लियर, चलो गुड, ऐसे बीच बीच में ना तारीफ करते रहा करो। यस सर, नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल डैमेजेस ड्यू टू आयनाइजिंग रेडिएशन। कि इनकी वजह से ना आपको क्या क्या डैमेजेस जो है वो हो सकते हैं, तो फटाफट से याद कर लो, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये पूरी स्लाइड ना प्रीलिम्स में पूछी हुई है। तो दो तरीके के डैमेजेस आपके पास होते हैं, एक जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक डैमेज, दूसरा हम जिनको बोलते हैं जेनेटिक डैमेजेस। यस, एक तो हो जाएगा सोमेटिक, एक सोमैटिक, सॉरी, एक तो हो जाएगा सोमैटिक, एक हो जाता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक डैमेजेस। सोमैटिक एंड जेनेटिक, सोमैटिक डैमेजेस एंड जेनेटिक डैमेज। सोमैटिक डैमेजेस के ना आगे कभी चले ना जाना। क्लियर। यस, चलो सर, तो एक सोमैटिक डैमेज होता है और एक जेनेटिक डैमेज होता है। अब देखो, जेनेटिक डैमेज क्या होगा, जेनेटिक मतलब जीन्स। तो अगर जेनेटिक डैमेज का मतलब जीन्स का डैमेज, और जीन्स का अगर डैमेज हुआ ना बेटा, तो आने वाली पुश्तें खराब हो जाएगी तुम्हारी, है ना, आने वाली पुश्तें खराब हो जाएगी तुम्हारी। यस, ये चीज मतलब इट इज, है ना, ये डायरेक्टली उन सेल्स को डैमेज करता है जो कि रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, जेनेटिक डैमेज रेफर टू द डैमेज ऑफ सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ जो एसोसिएटेड सेल्स होती है उन सबको डैमेज करता ही है। क्लियर। यस सर। वहीं आपके पास सोमेटिक डैमेजेस होते हैं, ये क्या करेंगे, ये इतना ज्यादा उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो सोमेटिक डैमेजेस रेफर्स टू डैमेज सेल्स दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। क्लियर। हाँ सर। तो कभी भी ऐसी रेडिएशन से आगे मत चले जाना, ये ऐसी रेडिएशन मत बना देना जो जेनेटिक डैमेजेस करती हो। सर क्यों, क्योंकि इससे मानवता के ऊपर खतरा आ जाएगा, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब, सब कुछ खत्म। यस सर।
है ना, कई सारे लोगों का तो जिंदगी का मकसद ही खत्म। यस सर। क्लियर सभी को? यस। चलिए गुड। गुड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सोमैटिक एंड जेनेटिक। सोमैटिक कैसा होगा? सेल्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद विद रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जेनेटिक्स जो जिसमें सेल्स डैमेज होती है विच आर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। यस। चलिए गुड वन। तो आप देखोगे ना, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे न्यूज ना आती रहती है। मैंने आपको अभी 3 माइल आइलैंड के बारे में बताया था, तो इसको बारे में देखो, ये कब का न्यूज पेपर है पता है? 10/8/2024। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ। सर आज ही फोटो खींची आपने? हाँ। सर आज फोटो नहीं खींची है, वो 10/8 है सर। हाँ, अगस्त का महीना है सर। 10 तो तारीख है आज, महीना दूसरा है ना? हाँ सर। सर आप हमेशा फोटो खींचते रहते हो, इसका मतलब हाँ, न्यूज़पेपर में जब भी अगर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं फोटो नहीं खींचता। तो आप क्या करते हो? एक्सेल मेंटेन करते हैं, एक्सेल। एक्सेल मेंटेन करते हैं, एक्सेल गिरी, है ना, लिंक लेकर के रख लिया। ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। करंट अफेयर्स को हमेशा इस तरीके से मैनेज करना होता है। जैसा, तो यहाँ पे न्यूज थी कि इज रीस्टार्टिंग द 3 माइल आइलैंड रियली अ गुड आइडिया? कि ये 3 माइल आइलैंड जहां पर हैवी रेडिएशन लॉसेस हुए थे, जहां पर आपको हैवी रेडिएशन लॉसेस है वो देखने को मिले थे, क्या इसको फिर से चालू करना एक अच्छा आइडिया होगा? क्या इसको फिर से चालू करना एक अच्छा आइडिया होगा? विल इट बी अ गुड आइडिया टू री ओपन इट अगेन? सर ये चीज है। तो क्या लिख रखा है देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट डजंट ऐड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ये जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करता है, बट टेक कंपनी इज रेसिंग टू फाइंड न्यू एनर्जी सोर्सेज ऑफ द एआई। वो चाहते हैं कि भैया इनको जो है वो चालू वालू करो और दूसरा चीज सही है। ठीक है सर। तो सर ग्रीन हाउस इसमें 3 माइल में ना हुआ क्या था? 3 माइल में हुआ क्या था? हाँ सर, तो मैंने ना यहाँ पे पूरा रखा है, देखो व्हाट हैपेंड इन द 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कि यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पे हुआ क्या था। चलो सर। तो बहुत समय पहले की बात है। तो कितने समय पहले की बात है? अरे बेटा 1979 के अंदर की बात है। अच्छा सर। तो 1979 के बाद आप मैक्सिमम टाइम में देखोगे कि इनका जो कूलिंग सिस्टम होता है ना, हाँ सर, वो कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है। अरे सर फुकुशिमा में भी यही हुआ था। अरे हर जगह आपको मैक्सिमम जगह पे यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था? अ कूलिंग माल फंक्शन कॉज पार्ट ऑफ द कोर टू मेल्ट इन रिएक्टर टू। यस। तो कूलिंग पार्ट यहाँ पे भी खराब हुआ था आपके पास। तो आप मैक्सिमम इंसिडेंट्स देखोगे ना, जैसे आप फुकुशिमा का देख लो, वहां पे भी आपके पास क्या था कि कूलेंट जो था, कूलिंग पार्ट जो था वो खराब हो गया था। यहाँ पर भी आपके पास सेम चीज हुई थी कि कूलिंग माल फंक्शन कॉज द कोर ऑफ द सॉरी कोर टू द मेल्ट इन रिएक्टर टू। सम ऑफ द रेडियो एक्टिव गैसेस गॉट रिलीज बट नॉट इनफ टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। ठीक है कि भैया इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी जो है वहां पर आपके पास यहाँ पे नहीं हुआ था। बट आप देख रहे हो ना, लोग डरे हुए कितने हैं। 1979 के अंदर ही हुआ था, बट अभी भी इसको जो है वो रीओपन करने की बातें कर दी है। क्लियर? तो ये चीज होती है, क्योंकि रेडिएशन बहुत खराब चीज होती है। आपने देखा ना जापान, हाँ सर, हिरोशिमा नागासाकी, हाँ सर, आज भी भुगत रहा है। आज भी भुगत रहा है। यस। चर्नोबिल, आज भी लोग डरते हैं। यस सुनो, अरे इसको छोड़ो सर, हमारे यहाँ पे भोपाल के अंदर जो एक बार गैस रिस गई थी, लोग आज भी उससे परेशान है। यस। ये चीज है। तो वो चीज आपके पास होती है कि अगर गैस के हिसाब से इतना कुछ हो सकता है, तो ये तो रेडियो एक्टिव गैस है, ये तो रेडियो एक्टिव लीकेज है, ये तो रेडिएशन लॉसेज है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। सो लुकिंग बैक एट द चर्नोबिल डिजास्टर 38 years later, who was responsible? यस, हु was responsible? कि इसके लिए क्या था? तो ये इस तरीके की न्यूज ना आपको यहाँ पे आती ही रहती है। इस तरीके की न्यूज आपको आती रहेगी। तो जो भी नाम आप कभी भी देख लो ना, हाँ सर, आपको मैं नहीं कहता कि इसको बैठ करके पढ़ने बैठ जाओ कि चेर्नोबिल क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल्स तो होने चाहिए ना लिखने के लिए, फैक्ट्स तो होना चाहिए। तो उसके लिए इंसिडेंट्स आपको याद होने चाहिए। So in 1986, reactor 4 of the Chernobyl nuclear power plant exploded, causing one of the worst nuclear disaster of all the time. आज तक का चर्नोबिल, आज भी लोग डरते हैं। यस, चर्नोबिल किसी को पता है कहाँ पर है? डू एनीबडी नो वेयर इज चर्नोबिल? कहाँ है बताओ? चेर्नोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन। यस गुड। तो आपको पता है जैसे अभी
जैसे अभी इसराइल और ईरान के अंदर जब अभी वॉर की टसल चल रही है ना, तो सब लोग कह रहे हैं ना कि इसके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला मत कर देना, हाँ वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यस सर। उसी तरीके से जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तब यही बातें चल रही थी कि कहीं चेर्नोबिल के ऊपर हमला ना हो जाए, चेर्नोबिल के ऊपर कहीं हमला ना हो जाए, कहीं चेर्नोबिल, एक बार एक बम गिर भी गया था, एक बार एक जो है बॉम्ब वहां पे गिर भी गया था, एक मिसाइल या कुछ छोड़ी थी उन्होंने, वो वहां पे गिर भी गया था, बट वहां पे डैमेज नहीं हुआ था। वरना पूरे दिन न्यूज में चला था, वो पूरे दिन न्यूज में चला था कि देखो देखो रशिया ने वहां मिसाइल गिरा दी। यस। तो इस तरीके से अब देखो चेर्नोबिल फिर से न्यूज में हो गया उस दिन। क्लियर। तो लोग डरे हुए हैं इस चीज से। ये जितनी भी रेडिएशन वाली मूवीज देखते हो ना, जिसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन और उसके ऊपर कोई साइंस वाली मूवीज बनती हैं, उसमें भी आप देखोगे आधी जगह पे रेडिएशन लॉसेस में चेर्नोबिल का नाम लेते रहते हैं वो। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से न्यूज को जो है वो पढ़ा जाता है। क्लियर सर। तो सर बर्ड्स के ऊपर भी इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है, हाँ इनका इम्पैक्ट बर्ड के ऊपर भी होता है सर। क्या होता है, बर्ड का क्या होता है कि जो बर्ड का सरफेस एरिया होता है ना, हाँ सर, वो उनकी बॉडी वेट से रिलेटिवली बड़ा होता है। क्या होता है, बर्ड का जो सरफेस एरिया होता है वो उसके बॉडी वेट से ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा सर, इससे वो ज्यादा हीट ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर सभी को। यस सर। जब ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन की वजह से हीटिंग होती है, तो उसकी बॉडी जो हीट अप है वो भी कैसे हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी क्या करने लग जाती है, हीट अप, बॉडी हीट कर जाती है। बॉडी क्यों हीट करेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो आपके पास वहां पे हीट करने लग जाता है। क्लियर। तो एक तो उनको वो वाली प्रॉब्लम होती रहती है। यस सर। दूसरा आपने ये देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से उनका नेविगेशन सिस्टम ही खराब हो जाता है ना। फिर वो गाना गाते रहते हैं सर, कौन सा गाना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। ऐसा। तो इसकी वजह से वो जो वो बन जाते हैं, कौन कौन बन जाते हैं सर, क्रिश क्रिश नहीं सर, क्या नाम था उसका, रोहित रोहित मेहरा बन जाते हैं सर। तो वो रोहित मेहरा बन जाते हैं सर। यस। गुड वन। तो ये सारी चीजें आपके पास होती है, तो इस वजह से रेडिएशन लॉसेस भी आपके पास बहुत कराता है। याद करने वाली की चीजें क्या क्या है सर, याद करने वाली चीज है ये। ठीक है। और क्या याद करना है सर, एक दो, याद हो गया सभी को। यस सर। और क्या याद करना है सर, एक दो तीन। सर और कुछ भी याद करना है क्या ना। क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इतना याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। चलिए सर, हाँ सर ये भी, हाँ ये भी दोनों के दोनों याद करना है, ये भी दोनों के दोनों में याद करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है ई वेस्ट। नेक्स्ट इज ई वेस्ट। सर ई वेस्ट, हाँ सर ई वेस्ट के बारे में ना ज्यादा बात मत करो सर। क्यों, मम्मी कहती है कि फोन भी ना ये कबाड़ ही है, कचरा है, ये उठा के फेंक दो इन चीजों को। हाँ सर। मम्मी को बोलना ना बेटा, फोन पे पढ़ाई करने के काम आता है। हाँ सर। सर पढ़ाई छोड़ो सर, फोन उनसे बात करने के भी तो काम आता है। ये बात भी सही है ना। आपका मैसेज बाद में सर, उनके मैसेज पे पहले रिप्लाई जाता है। ये भी सही है। चलिए। तो नेक्स्ट इज ई वेस्ट। सबसे पहले तो ना आपको ई वेस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ई वेस्ट हम लोग बोलते किसको है। ई वेस्ट क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, होल पूरा का पूरा ही, और इन पार्ट विच हैज बीन डिस्कार्डेड एज वेस्ट, या फिर रिजेक्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, या फिर रिफर्बिशमेंट वाला भी होता है, या फिर जो रिपेयर प्रोसेस में होता है, हम उन सबको ई वेस्ट बोलते हैं। सर इसको क्यों याद करना है, इसको क्यों याद करना है, इसलिए इसको याद करना है क्योंकि अगर आपका एक खराब फोन है, तो आप तो सोचोगे ना सर अभी ठीक करा दूंगा इसको सर पैसा दे करके। तो तुम भले ही सोच रहे हो कि अभी इसको ठीक करा दोगे, रिफर्बिश करा दोगे, पर एक्चुअल में ये है ई वेस्ट ही। और यूपीएससी में अगर ऐसा एक ऑप्शन आ गया ना कि अ रिफर्बिश्ड फोन, रिफर्बिश्ड फोन इज ई वेस्ट और नॉट, तो क्या बोलोगे।
आप मना कर देते हैं नहीं सर वो कोई ई वेस्ट थोड़ी ना हुआ, वो ई वेस्ट ही हुआ। क्लियर, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको सड़ना ही है, उसको फेंकना ही है। क्लियर, आज नहीं तो कल जो है उसको फेंकना ही होता है। तो नहीं यहाँ तक? चलो सर, तो इनमें क्या होता है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, आपको पता हो तो ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह इसमें बहुत कुछ होता है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। आप इसके अलावा भी आप देखोगे बहुत तरीके के मेटल्स वगैरह आपके पास यहाँ पे यूज होते रहते हैं। बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आपके पास इनमें यूज होते रहते हैं। और इन सब, जब ये एक ई वेस्ट होता है ना, तो ये सब कुछ भी आपके पास एज एन वेस्ट आपके पास वहां पे जाकर के मिल जाते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, जैसे कि लीड होता है, तो लीड क्यों काम आएगा बैटरी वगैरह में, कैडमियम है, मरकरी है, निकल है, ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे जो है वो होते हैं। क्लियर सभी को? यस। चलो सर, तो इंडिया कैसा है सर? इंडिया थर्ड है बेटा, थर्ड। तुमने इतने फोन खरीदे ना, हर कोई इंसान दो दो फोन रखूंगा मैं, तभी तो दो दो सिम वाला फोन आया कि ले नालायक तू एक ही फोन में दो सिम रख ले, पता नहीं क्यों दो दो नंबर रखना है तुझे। यस, मुझे आज तक दो नंबर का कंसेप्ट समझ नहीं आया, दो नंबर क्यों रखना है, एक पे बात नहीं होती क्या? यस सर, आपको पता नहीं है सर, एक नंबर एक को, दूसरा नंबर दूसरे को, हाँ दोनों को सेम नंबर थोड़ी ना देते हैं सर, पता चल जाए तो कहीं पे। बड़े जुगाड़ वाले हो तुम यार, है ना? यस सर, एक नंबर एक को, दूसरा नंबर दूसरे को। चलो, तो सरकार सब समझ गई, इसलिए सरकार ने कहा ले नालायक तू फोन एक रख ले, दो सिम सिम दो रख ले, है ना, नंबर तुझे दूसरे दो 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 दो, दो लोगों को देने हैं ना, नंबर देते रहना, फोन तो एक ही रख ले। यस सर, पर फिर भी मानते कहाँ हो तुम? फोन रखोगे दो, आईपैड रखोगे एक, फिर मैकबुक भी रखोगे तुम, हाँ सर, और थोड़े दिनों बाद सबको बदलना भी है। यस सर, सब कुछ क्या है, ई वेस्ट। आपको पता है ई वेस्ट कितना खराब है? मैं एक एग्जांपल दूं आपको, इंडिया थर्ड है, डू यू अग्री कि इंडिया थर्ड है सर? डू यू अग्री कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट में है? आपको पता है आपके घर की हवा साफ होगी, है ना, हो सकता है आपके घर की हवा बिल्कुल साफ हो सकता है आपके घर का पानी बिल्कुल साफ हो, पर आप सभी के घर में कोई ना कोई खराब फोन अभी पड़ा ही होगा, कोई ना कोई पुरानी टीवी अभी पड़ी ही होगी, है ना, कोई ना कोई खराब फ्रिज अभी पड़ा ही होगा, पुराना फ्रिज, खराब फ्रिज पड़ा ही होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पुराना रेडियो, पुराना टैप रिकॉर्डर, है ना, बापूजी की यादें हैं ये तो, वो इनसे लता मंगेशकर के गाने सुना करते थे, वो रखा ही होगा अभी भी। ईवीएस एक ऐसी चीज है जो हर घर में, हर कमरे में है, हर घर में और हर कमरे में है। समझे? आप अपने आसपास एक बार नजर उठा करके देख लो, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी जिनको आप यूज नहीं करते और वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आपकी लाइफ में। यस, तो इंडिया हुआ कि नहीं हुआ थर्ड, एंड सून इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट। यस, जल्दी फर्स्ट आ जाएंगे हम इसमें। तो ई वेस्ट सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा फैला हुआ जो है ना वो आपके पास ई वेस्ट है, कि ई वेस्ट सर हर घर में और हर कमरे में है आपके पास यहाँ पे। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्पैक्ट लिए, बहुत सारे कदम जो है आपके पास उठाए सर। कैसे? जैसे 2008 के अंदर आपके पास यहाँ पे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैजार्ड वेस्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2008 जो है वो लाया गया। फिर 2011 आप देखते हो तो उस टाइम में भी सिग्निफिकेंट नोटिस पर्टेनिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रेगुलेशंस ऑफ 2010, ये आपके पास यहाँ पे लग करके लाया गया। यस सर। तो सर ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने लाल डब्बे यहाँ पे बना रखे हैं ना, वो लाल डब्बे इंपॉर्टेंट है। और इन लाल डब्बों से आपके पास क्वेश्चन आया था कि ये कौन से एक्ट के तहत लाए गए थे। ठीक है, ये कौन से एक्ट के तहत आपके पास लाए गए थे? तो जो 2011 वाला आपके पास यहाँ पे रेगुलेशन थी, 2011 में जो रेगुलेशन लाई गई, यहाँ पर आपके पास बोला गया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस। अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि भैया जो प्रोड्यूसर है ना, हाँ सर इसको याद रख लेना, ये अब सब जगह मिलेगा आपको,
ये ई वेस्ट में भी मिलेगा, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन में भी मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा कि अगर तुम एक डिवाइस प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका वापस खपत करना भी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, इसकी वापस खपत करना। इसीलिए आप देखा ना आजकल, कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वाले हैं वो कहते हैं कि आप हमको हमारा आइटम लो, यूज करो, जिस दिन आपको लगेगा कि खराब हो गया उसको दिन हमको वापस दे देना, है ना, उस दिन आपको वापस दे देना। अब आप टीवी लोगे ना, टीवी अगर आपको नया खरीदना है तो आप पुराना टीवी वहां पे दो, बिल्कुल खराब डब्बा पड़ा है ना तो भी लेंगे वो, तो भी वो लोग लेंगे, तो भी लेते हैं वो लोग। यस, ठीक है। ये चीज होती है, ये होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया जिसने प्रोड्यूस किया ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका वापस खपत भी करवाए, है ना, उसका वापस जब पूरा उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाए तो उसके बाद वो कस्टमर से वापस ले, और कस्टमर से वापस लेने के बाद वो उस डब्बे का क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको किस तरीके से वापस डंप आउट करना है, खत्म करना है, कि वो वेस्ट में तब्दील ना हो, है ना, या पॉल्यूशन को इम्पैक्ट ना करे, वो चीज वो करेंगे। ठीक, ये आपके पास होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर 2016 में फिर से आपके पास यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स लेकर के आए। अब यहाँ पे नई चीज आई, क्या आई सर? प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया गया कि भैया ये चीज आपने बोल तो दी कि सबको वापस लेना है, ये करना है, वो करना है, पर करेंगे कैसे ये सब? हम्म, ठीक है, ये सब करेंगे कैसे? तो इन सब चीजों के लिए प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, पीआरओ, आपके पास यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, अब इसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि कैसे, कितने लोग होंगे, क्या करेंगे, कब इवेस्ट लेंगे, कब कलेक्ट करेंगे, कब कितना रुपया वापस लेंगे, वो सब नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कौन से एक्ट के अंदर जो है ये चीज आई, या ऐसा कुछ है भी या नहीं है। फिर ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी था, इसको बताया गया कि तुम्हें करना क्या है, कि भैया तुम बाय बैक कर सकते हो, तुम डिपॉजिट रिफंड दे सकते हो, तुम कोई एक्सचेंज वाली स्कीम चला सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ई वेस्ट को जो है वो वापस से यूज करोगे। और 2018 का जब टाइम था तो उस टाइम में 2016 वाले रूल्स को फिर से अमेंड कर दिया गया। बस क्लियर सभी को? तो जो मेन चीज याद रखने वाली वो क्या है? एक, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। पहले कौन आया था सर? एक्सेल में रख के याद कर लेंगे। ई फॉर एक्सटेंडेड, पी फॉर प्रोड्यूसर, ई पहले आता है पी से। यस, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब यहाँ पे आपके पास बनाई गई थी। इस तरीके से इंडिया में ई वेस्ट को जो है वो मैनेज करने के लिए चीजें आपके पास यहाँ पे लॉज जो है वो टाइम टू टाइम आपके पास यहाँ पे आए हैं। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। यस, चलिए। तो अब जब कभी भी आपको इस तरीके की आर्टिकल्स दिख जाए कुछ भी, तो उनको पढ़ना है, आते रहते हैं। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको लिखी हुई दिख जाएगी कहीं ना कहीं पे, एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, या प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, बाय बैक, डिपॉजिट रिफंड, एक्सचेंज स्कीम, ये सब दिखता रहेगा आपको कहीं ना कहीं पे। नेक्स्ट इज बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। आप देख रहे हो ना, एक एक करके मैंने हर तरीके का पॉल्यूशन कवर कर लिया है आपके लिए। कितने लोगों को पता था कि ये सब भी पढ़ना है क्या पॉल्यूशन में? यस, और करने जाओ सेल्फ स्टडी। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। और लोग पता है क्या करते हैं? ई वेस्ट के ऊपर 10 पन्नों की पीडीएफ पढ़ते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पूछते हैं और कुछ भी नहीं, है ना। हर एक पूछ थोड़ी ना पूछेगा कि आईफोन वाले कैसे रिसाइकल करेंगे, सैमसंग वाले कैसे करेंगे, वो सब नहीं पढ़ना है। यस, तो नेक्स्ट इज बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर क्या चीज है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन आपके पास यहाँ पे लगाएगा। तो एसओपी आइटम्स विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, इनको आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाइड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2021। कैसे होंगे सर? आपको पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिन ये लाइन आपके पास यूपीएससी में ना आपके लिए एक स्टेटमेंट बन जाएगी और पूछा जाएगा कि सही है गलत है, देखना। आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा कि अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, लो यूटिलिटी एंड लो लिटरिंग पोटेंशियल वाले प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक माना जाएगा। क्या बोलोगे? नहीं सर, लो नहीं, हाई लिटरिंग पोटेंशियल वाला। लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। मान लो उसने बोला हाई लिटरिंग पोटेंशियल एंड हाई यूटिलिटी वाले को हम सिंगल यूज प्लास्टिक मानेंगे। नहीं सर, हाई यूटिलिटी मतलब तो बार बार काम में आ जाएगा बाद में। आप इसीलिए देखते हो ना कि प्लास्टिक की थैलियां बंद हो चुकी है, पर बहुत सारा प्लास्टिक आज भी चल रहा है।
फिर आप लोग कई सारे नौसिखिए लोग होते हैं ना, पूछते हैं ना कि वो वाली प्लास्टिक की थैली तो चल रही है, ये क्यों नहीं चल रही है? अरे भाई वो कौन सी है? वो हाई यूटिलिटी वाली है। यस। और जो बैन हुई है वो कौन सी है? वो लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल वाली है। क्लियर सभी को? जैसे जो जो सब्जी वाली पॉलिथीन की थैली आती है, उसको कभी भी आपने रीयूज होते हुए देखा है क्या, कि वो फिर से रीयूज हो जाए? नहीं। बट जो बॉटल्स होती है, पानी की बॉटल्स होती है, वो तो फिर से रीयूज हो जाती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, प्लीज ध्यान रखना। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में फेल करवा देंगे, ये अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। वर्ड नंबर वन, वर्ड नंबर टू, अगर इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये आपको प्रीलिम्स में फेल करा सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको हर स्टेटमेंट सही लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कहाँ हाई का लो हो गया और लो का हाई हो गया। क्लियर? दूसरी ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस बैन इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। दिस बैन इज नॉट एप्लीकेबल एट कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लीज ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। गुड वन सर। तो आपको और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो दिख जाएंगे। जैसे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है ना, ये आप देखते हो तो कोस्टल एरिया के अंदर ना, वहाँ पे बहुत बड़ा उसका पॉल्यूशन का कारण है। तो वहां पर आपके पास अभियान चलाए जाते हैं। तो एक अभियान चलाया गया था जिसको बोलते हैं पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान। ठीक है? पुनीत सागर अभियान। क्लियर? पुनीत सागर अभियान याद रह जाएगा। पुनीत सागर अभियान। तो किस लिए होगा ये? मराइन पॉल्यूशन को कम करने के लिए। देख रहे हो ना, लोग यहाँ पे मराइन पॉल्यूशन, कोस्टल एरिया को ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। ये मराइन पॉल्यूशन, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसलिए आपके पास ये ध्यान रखना है, पुनीत सागर अभियान क्या था। ठीक है? पुनीत सागर अभियान क्या था? अगर आपने पुनीत सागर अभियान और ऐसे ऐसे नाम अपने मेंस के अपने किसी आंसर में आपने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर दिखा दिए ना, तो मतलब आप सोचो आपके मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है? क्या था ये? सो इट इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग सू शोर्स, सॉरी शी शोर्स, बीचेस क्लीन सेरीन एंड प्रिस्टाइन, वेस्टर्न नवल कमांड। इन लोगों ने आपके पास यहाँ पे जो है ये चीज आपके पास यहाँ पे करी थी। क्लियर? याद रह जाएगा। सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं, खास नहीं, बस ध्यान रखना मराइन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एक दिन बीच बीच के ऊपर गए और साफ कर दिया इन्होंने। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए इन टोटल इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स है आपके पास। अब रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि बैठ के ये पूरा एक्ट पढ़ने बैठ गए, वो पढ़ने पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी जब आप लिखोगे तो क्या लिख दोगे? यही लिख देना कि इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है। ठीक है? कंज्यूमर को बोला गया है कि भाई आपस में करो, सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसको बैन करो। यस, उसकी रीयूजेबिलिटी के ऊपर ध्यान दो, बस इस तरीके की बातें होगी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस आपके पास यहाँ पे जो वो दी गई है। नेक्स्ट आप यहीं पे देखते हो तो एक और आपको इनिशिएटिव मिलता है जिसको बोलते हैं हाँ, यूनियन एंड मॉनिटर, यहाँ पे आया देखो, ये प्रकृत एंड ग्रीन इनिशिएटिव, ये नाम, प्रकृत एंड ग्रीन इनिशिएटिव। किसके लिए? ये भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। ये भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। दूसरा सवाल क्या आएगा? कौन लेके आया इसको? कौन लेकर के आया? तो इसको लेकर के आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज। यस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये लोग यहाँ पर जो है इसको लेकर के आए। याद रह जाएगा। याद रह जाएगा क्या है? प्रकृत एंड ग्रीन इनिशिएटिव। क्लियर? चलो सर, तो ये याद रखना है। फिर आपके पास आता है कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं। व्हाट आर द ग्लोबल इनिशिएटिव प्लास्टिक को रोकने के लिए? तो यूएनईए ने रिजोल्यूशन लिया है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इसके लिए। तो नैरोबी में जब इन लोगों की मीटिंग हुई थी, तब 175 कंट्रीज ने साइन करके बोल दिया कि चलो ठीक है, हम जो है इससे जुड़ेंगे और हम प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो कम करेंगे आपके पास। क्लियर? यस सर। So to end plastic pollution and forge an internationally legally binding agreement by 2024, कि 2026 तक हम एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट के ऊपर भी जो है वो जाएंगे आपके पास। कंट्रीज विल एक्सटेंड टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड अपडेट नेशनल एक्शन प्लान, कि भैया अपना आपकी तरफ से क्या एक्शन प्लान लिया जाएगा
वो प्लान जो है हम आपको यहाँ पे बना करके दो। फिर आपके पास आता है जीपीएमएल। सर जीपीएमएल क्या है? जीपीएमएल है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मराइन लिटर। क्लियर? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मराइन लिटर। इसको किसने लॉन्च किया सर? ये लॉन्च लेकर के आए थे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 120। ये लेकर के आए थे। ठीक है, ये मैं सब याद करवा दूंगा ना, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। ये अभी याद हो तो ठीक है, वरना मैं सब याद करवा दूंगा। ये जब क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे और जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, उस टाइम रियो 10, रियो 20, रियो 2, रियो 3 क्या था वो सब याद करवा दूंगा। चलो ये सब तो ठीक है, ये नाम मत भूल जाना। ग्लो लीटर, ग्लो लीटर इसको मत भूल जाना। ठीक है, इट इज अ प्रोजेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, आईएमओ एंड एफएओ। यस, इन ये सब मिल करके ये लोग कर रहे हैं। किसके लिए? भी मराइन पॉल्यूशन को कम करने के लिए, मराइन प्लास्टिक लिटर को कम करने के लिए। ग्लो लिटर। फिर एक लंदन कन्वेंशन भी हुआ था, लंदन कन्वेंशन। यस, ये भी किसके लिए? मराइन पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्टेज एंड अदर मैटर, 1972 में। ये भी आपके पास प्लास्टिक मैनेजमेंट में या वाटर, मतलब देखो पानी में क्या है, प्लास्टिक क्या है, एक तरीके का वेस्ट है। तो पानी वेस्ट, सी वेस्ट, उसमें आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये सी वाले भी लिखने पड़े ना तो लिख सकते हो आप, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। यस सर। तो ये आपके पास होता है ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, आईएमओ एंड एफएओ, ये आपके पास होता है। ठीक है, इसको देख लेना आप आराम से। नेक्स्ट आपके पास ये आता रहता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूएन ट्रीटी टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन। लिखो जल्दी से। सर लिखो, मतलब क्वेश्चन है आपका ये। सर आप इसको पढ़ाओगे कि नहीं या नहीं कि ना ना ना? सर क्यों? क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया। सर टॉपिक खत्म हो गया, हाँ देखो देखो टॉपिक खत्म हो गया। सर टॉपिक खत्म हो गया, हाँ टॉपिक खत्म हो गया। सर हमें तो लगा था आज आप 10:30 बजे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब आज काफी देर तक पढ़ाओगे आप। अरे बेटा छोटा सा टॉपिक था, मैं बाहर फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसको तो आधे घंटे में वैसे ही खत्म करना है, हो जाएगा, दैट्स इट। सर पॉल्यूशन खत्म, हाँ पॉल्यूशन खत्म। यस। कितना डिस्कस किया आपने? सिक्स सिक्स क्लासेस ऑलमोस्ट ऑफ पॉल्यूशन। 3 क्लासेस इन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में एक दो क्लासेस, एंड एक क्लास के अंदर बाकी सारे पॉल्यूशन। इतना लंबा कौन पढ़ाता है? इतना लंबा कौन पढ़ाता है? जिसमें मैंने अभी तक वो वाली बातें तो करी नहीं है। फिर कौन सी वाली? कि पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए आपके पास जो सबसे रामबाण इलाज होता है ना, सर पेड़ लगा लो, सर पेड़। कोई भी पॉल्यूशन को खत्म करना हो सर पेड़ लगा लो, पेड़ सर पेड़ लगा लो। वो वाली बात तो मैंने करी नहीं एक बार भी। चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ यहीं पे। ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही मत लेना, ये क्वेश्चन है। ये आज का थ्योरेटिकल आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है, आंसर की पीडीएफ बनानी है। और पीडीएफ बनाने के बाद आज रात को, आपको पता है ना अभी जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं, हाँ सर, ओहो हाँ सर क्लास खत्म हो गई, तो टाइम बचा है। टाइम बचा है तो इसका आंसर लिखना है आपको। इसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूएन ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन? ये क्वेश्चन है। चलिए सर, तो मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग को बंद।